50 मिलियन साल पहले भारत वैसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। यहाँ न कोई शहर था, न खेती, न सभ्यता, लेकिन इसी जमीन पर कभी किसी ने पहला कदम रखा था। वे न हड़प्पा के लोग थे, न वैदिक ऋषि, बल्कि उससे भी पहले हमारे पूर्वज होमो सेपियंस। सवाल ये है, वे भारत में कब आए, कहां से आए और क्या वे भारत के पहले इंसान थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हीं के वंशजों ने आगे चलकर हड़प्पा जैसी रहस्यमयी और उन्नत सभ्यता को जन्म दिया? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसान तो क्या, हमारे पूर्वजों का भी कोई नामो निशान नहीं था। उस समय जिस जमीन पर आज हम और आप खड़े हैं वो एशिया का हिस्सा नहीं थी। हमारा भारत एक टूटा हुआ, अकेला और वीरान जमीन का टुकड़ा था। यह अपने परिवार अफ्रीका से बिछड़ चुका था और हजारों किलोमीटर दूर एक विशाल समंदर के बीचों बीच तैर रहा था। लाखों सालों तक भारत एक विशाल जहाज की तरह पानी को चीरता हुआ उत्तर दिशा की तरफ बढ़ता रहा। इसके सामने एक बहुत बड़ा समंदर था, टेथिस सागर। लेकिन इस जमीन के नीचे कुदरत की एक अदृश्य ताकत काम कर रही थी। जमीन के अंदर मैग्मा उभर रही थी जो भारत को इतनी तेज रफ्तार दी कि यह रुका नहीं। और फिर वह घड़ी आई जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। भारत इस समुद्र को पार करते हुए सीधे यूरेशियन प्लेट तरफ बढ़ा और फिर वह महाटकराव, कोलिजन हुआ। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने बीच के समंदर को ही निगल लिया। दो विशाल जमीनी प्लेटें आपस में भिड़ गईं। दबाव इतना ज्यादा था कि धरती का सीना फट गया। चट्टानें टूटने के बजाय ऊपर की तरफ मुड़ने लगीं। मलबा उठता गया और उठता ही गया जब तक कि उसने बादलों को नहीं छू लिया। यही था कुदरत की सबसे बड़ी दीवार, हिमालय का जन्म। इस नई दीवार ने सब कुछ बदल दिया। जो हवाएं पहले सीधी निकल जाती थीं, हिमालय ने उन्हें रोक लिया। नतीजा, भारत की प्यासी जमीन पर मानसून की पहली बारिश हुई। हिमालय की बर्फ पिघली और गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियां इस धरती को सिंचने लगा। देखते ही देखते लाखों सालों का यह उथल पुथल शांत हुआ। जो जमीन कल तक पथरीली और वीरान थी, वो अब घने जंगलों, मीठे पानी और हरियाली से भर गई। करोड़ों साल तक मौसम में उतार चढ़ाव के बाद भारत अब एक स्वर्ग बन चुका था। स्टेज पूरी तरह सज चुका था। इंसानों की स्वागत के लिए जंगल खामोश थे, नदियां बह रही थीं, हवाएं चल रही थीं। लेकिन इस जन्नत में अभी एक चीज की कमी थी, जीवन की। अभी हम यानी आधुनिक इंसान पैदा भी नहीं हुए थे। तो फिर आखिर कौन थे वो अनजान मेहमान जो हमसे लाखों साल पहले इस भारत के पहले मालिक बने? चलिए उस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। भारत अब बदल चुका था। जिस जमीन पर कल तक समंदर की लहरें टकराती थीं, वहां अब मीठे पानी की नदियां बह रही थीं। जिस जमीन पर सिर्फ पत्थर थे, वहां अब ऐसा घना जंगल उग आया था जिसे भेद पाना सूरज की किरणों के लिए भी नामुमकिन था। यह वो भारत नहीं है जिसे आज आप जानते हैं। न यहाँ कोई शहर था, न गांव, और न ही आज जैसा कोई इंसान। यह एक अलग ही दुनिया थी। इस दुनिया में कानून सिर्फ एक था, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, बल्कि जिसका जबड़ा उसका राज। उस समय भारत की धरती पर इंसानों का नहीं, बल्कि दानवों, जायंट्स का राज था। अगर आप उस समय के जंगल में चलते तो आपका सामना आज के हाथियों से नहीं, बल्कि उनके परदादाओं से होता। स्टेगोडन एक ऐसा विशालकाय जीव जिसके दांत 10 फीट तक लंबे होते थे। जब यह चलता था तो जमीन कांपती थी। नदियों में आज के मगरमच्छ नहीं, बल्कि हेक्साप्रोटोडन तैरते थे। यह दरियाई घोड़े जैसा जानवर था, लेकिन इसका आकार किसी ट्रक से कम नहीं था। इसके जबड़े इतने मजबूत थे कि यह पत्थर को भी चबा सकता था। यह दुनिया ताकतवर जानवरों की थी। कमजोर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी थी। लेकिन इन्हीं विशाल जानवरों के भारी पैरों के बीच घास के अंदर एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। लाखों साल पहले अफ्रीका की जमीन पर एक नई मानव प्रजाति उभरी। इस प्रजाति का नाम था होमो इरेक्टस। यही वह इंसान था जिसने पहली बार पूरी तरह 2 पैरों पर चलना शुरू किया। ये न तो वानर थे और न ही हम, यानी होमो सेपियंस। ये घुमंतु थे, भोजन की तलाश में। चलते चलते ये अफ्रीका से बाहर निकले। रास्ते अनजान थे,
न कोई नक्शा था, न कोई मंजिल, बस पेट की आग थी जो उन्हें आगे धकेल रही थी। और आज से करीब 15 से 20 लाख साल पहले इन्हीं निडर यात्रियों के एक समूह ने भारत की धरती पर अपना पहला कदम रखा। यह सिर्फ एक कल्पना कहानी नहीं, बल्कि इसका सबूत हमें अपने देश भारत में मिलता है। चेन्नई के पास एक जगह है, अत्तिरंपक्कम। यहाँ जमीन के नीचे वैज्ञानिकों को पत्थरों का एक खजाना मिला। ये साधारण पत्थर नहीं थे, इन्हें तराशा गया था। इनके किनारे धारदार थे। वैज्ञानिकों ने जब इनकी उम्र पता की तो वे सन्न रह गए। ये औजार 15 लाख साल पुराने थे, यानी आधुनिक इंसान के पैदा होने से बहुत पहले। यहाँ कोई ऐसा था जो दिमाग का इस्तेमाल करना जानता था। और सबूत सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं है। 1982 मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के हथनोरा गांव में एक आर्कियोलॉजिस्ट अरुण सोनाकिया को एक खोपड़ी का हिस्सा मिला। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। यह खोपड़ी किसी जानवर की नहीं थी, यह एक मानव पूर्वज की थी। इसे नाम दिया गया नर्मदा मानव। ये लोग कैसे दिखते थे? इनका माथा हमसे छोटा था, यानी दिमाग थोड़ा कम विकसित था, लेकिन इनका जबड़ा बहुत मजबूत था। इनकी आईब्राउज बाहर की तरफ निकली हुई थी। इनका शरीर किसी एथलीट जैसा गठीला था। इनके पास हमारी तरह भाषा नहीं थी, इनकी भाषा थी इशारे और आवाजें। इनका सबसे बड़ा हथियार था हैंड एक्स, एक नाशपाती के आकार का पत्थर जिसे ये अपनी मुट्ठी में पकड़ते थे। यही इनका चाकू था, यही इनका हथौड़ा था। बिना बंदूक, बिना लोहे के हथियार के, सिर्फ पत्थरों के दम पर ये लोग विशाल हाथियों और दरियाई घोड़ों का शिकार करते थे। ये डरते नहीं थे। इन्होंने भारत के हर कोने को छान मारा था, उत्तर से दक्षिण तक, नर्मदा के तट से लेकर गोदावरी के जंगलों तक। इन्हीं का राज था लाखों सालों तक। भारत के जंगलों में इन्हीं की हुंकार गूंजती रही। इन्हें लगा कि ये इस धरती के मालिक हैं। इन्होंने बाढ़ को हराया था, सूखे को हराया था और बड़े बड़े जानवरों को हराया था। ऐसा लग रहा था कि इनका वंश अमर रहेगा, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी। कुदरत अपनी आस्तीन में एक खंजर छिपाए बैठी थी। हजारों मील दूर, समंदर के उस पार, इंडोनेशिया के एक द्वीप पर, धरती के नीचे एक दानव जाग रहा था। यह एक ऐसा टाइम बम था जिसकी टिक टिक शुरू हो चुकी थी, और जब यह फटने वाला था तो यह इन ताकतवर आदिमानवों की पूरी दुनिया को सिर्फ राख के ढेर में बदलने वाला था। वो क्या चीज थी जिसने भारत के पहले मालिकों को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया? और कैसे उस विनाश ने हमारे यानी आधुनिक इंसान के लिए रास्ता खोला, जो आज खुद को हम भारतीय कहते हैं। हजारों मील दूर, समंदर के उस पार, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर धरती का सीना फटने वाला था। एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक राक्षस जाग चुका था। टोबा सुपर वॉल्केनो की धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 3000 किलोमीटर दूर भारत तक सुनाई दी होगी। हिमालय की चोटियां भी कांप उठी होंगी। लेकिन असली खतरा वो आवाज नहीं थी। असली खतरा वो था जो हवा के साथ उड़कर आ रहा था। कुछ ही घंटों में भारत का नीला आसमान गायब हो गया। दोपहर के वक्त रात जैसा घुप अंधेरा छा गया और फिर आसमान से गिरने लगी सफेद मौत। ये बर्फ नहीं थी, ये राख वॉल्केनिक ऐश थी। कल्पना कीजिए, जब उन आदिमानवों ने सांस ली होगी तो उनका दम घुटने लगा होगा। नदियां जो कल तक जीवन देती थीं, अब कीचड़ और जहर बन चुकी थी। पेड़ पौधे मर गए, जंगल वीरान हो गए। भारत जो एक गर्म देश था, अचानक बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। इसे विज्ञान कहता है वॉल्केनिक विंटर। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, वो आदिमानव जो लाखों सालों से यहाँ के बेताज बादशाह थे, वो इस मुसीबत से क्यों हार गए? वे तो बहुत ताकतवर थे, फिर उनका वंश क्यों मिट गया? उनकी मौत का कारण कोई और नहीं, बल्कि उनका अपना शरीर और दिमाग बन गया। देखिए, उनके हारने की 3 बड़ी वजहें थीं। पहली वजह, उनके शरीर की बनावट। उनका शरीर पहलवानों जैसा भारी और गठीला था। यह शरीर एक बड़ी गाड़ी की तरह था, जिसे चलने के लिए बहुत ज्यादा पेट्रोल यानी एनर्जी चाहिए थी। जब तक जंगल हरे भरे थे, सब ठीक था, लेकिन जब खाना खत्म हुआ तो उनका बड़ा शरीर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वे कम खाने में जिंदा नहीं रह सकते थे। उनकी ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई। दूसरी वजह थी उनके पुराने हथियार। कड़ी सर्दी और बदलाव के बाद जंगलों से बड़े जानवर खत्म हो गए।
लेकिन उनके हाथों में अब भी भारी पत्थर के हथियार ही थे जो सिर्फ बड़े जानवरों के लिए बने थे। छोटे जानवरों के सामने ये हथियार बेकार हो गए। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, कल की चिंता न करना, दिक्कत यह थी कि वे सिर्फ आज में जीते थे। उनके पास हम जैसा दिमाग नहीं था जो मुसीबत आने से पहले प्लानिंग कर सके। उन्हें खाना जमा करना नहीं आता था, उन्हें यह समझ नहीं आया कि कल क्या होगा। और देखते ही देखते एक पूरी प्रजाति जो कल तक भारत की मालिक थी, वो भूख, ठंड और अंधेरे में घुट-घुट कर खत्म हो गई। यह विनाश अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत की तैयारी थी। राख से ढकी इस भारत की धरती पर अब एक नई प्रजाति कदम रखने वाली थी। एक ऐसी प्रजाति जिससे आज हम सब जुड़े हैं, होमो सेपियंस।